जी जनाब। इज देयर एनी क्वेश्चन फ्रॉम द लास्ट लेक्चर? कोई किसी किस्म का सवाल, कोई किसी किस्म की कंफ्यूजन, कोई किसी किस्म की प्रॉब्लम? नहीं, क्लियर है सब कुछ? चलें जी। अब हम आगे चलते हैं और आगे अब हम चैप्टर को वाइंड अप करते हैं। अब हम देखते हैं, एक कंसेप्ट डिस्कस करते हैं जिसको हम कहते हैं स्कोप ऑफ इनकम। क्या? स्कोप ऑफ इनकम जो है उसको हम डिस्कस करते हैं कि क्या है और कैसे हम इसको कैलकुलेट कर रहे होंगे या क्या इसका मतलब है। इसको हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। स्कोप ऑफ इनकम का मतलब क्या है कि दायरा कार क्या है। लाइक क्या हमारी इनकम का स्कोप है, कहाँ तक टैक्सेबल होगी, कहाँ तक टैक्सेबल नहीं होगी। इसको हम यहाँ पे क्या करते हैं, डिस्कस आउट जो है वो करते हैं। कल हमने डिस्कस किया था रेजिडेंशियल स्टेटस, वो सबको क्लियर था? हमने कल लास्ट लेक्चर में एक रूल डिस्कस किया था। वो हमारा जनरल रूल था। क्या था? कि अगर पर्सन जो है वो रेजिडेंट है तो उसकी फॉरेन इनकम जो है वो क्या है, टैक्सेबल है। हमने क्या यही असूल पढ़ा था ना? ये हमने असूल पढ़ा था कि एक पर्सन जो रेजिडेंट है उसकी फॉरेन इनकम क्या होती है, उसकी फॉरेन इनकम जो है वो टैक्सेबल कंसिडर हो रही होती है। अब हम डिस्कस करेंगे इस रूल की एक्सेप्शन। क्या मतलब है? मतलब ये है कि पर्सन भी है, रेजिडेंट भी है, उसके पास फॉरेन इनकम भी है, लेकिन ये एग्जाम्प्ट है। हम इसके ऊपर टैक्स नहीं लगाएंगे। हमने वो कुछ सिनेरियोज जो हैं वो क्या करने हैं, डिस्कस आउट करने हैं कि पर्सन भी है, रेजिडेंट भी है, उसके पास फॉरेन इनकम भी है, लेकिन उसकी इनकम जो है वो क्या है, एग्जाम्प्ट है। हम उसके ऊपर कोई किसी किस्म का टैक्स जो है वो नहीं लगाएंगे। इसमें हमने चार बातें जो हैं वो देखनी है। एक हम देखेंगे टैक्स ट्रीटी, एक हम देखेंगे शॉर्ट टर्म रेजिडेंट, एक हम देखेंगे, या मुझे कॉफ़ी ला दोगे? कॉफ़ी मुझे पानी में गिलास में डाल देना। एक हम देखेंगे रिटर्निंग एक्सपैट्रिएट, और एक हम देखेंगे फॉरेन सोर्स सैलरी। ये वो चार सिनेरियोज हैं जो आपने यहाँ पे डिस्कस करने हैं कि आप रेजिडेंट भी हैं, आपके पास फॉरेन इनकम भी है, लेकिन जो है वो हम उसकी फॉरेन इनकम के ऊपर कोई किसी किस्म का टैक्स जो है वो नहीं लगा रहे, वो एग्जाम्प्ट है। ये सिर्फ चार सिनेरियोज हैं। अब हम इनको बंदे मन जो है वो डिस्कस करते हैं क्या है और क्या नहीं है। सबसे पहले हम देखते हैं टैक्स ट्रीटी। क्या देखते हैं? टैक्स ट्रीटी। ट्रीटी जो होती है ना, इसका मतलब होता है एग्रीमेंट बिटवीन कंट्रीज। ये दो स्टेट्स हैं। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान है एक रियासत, और एक रियासत है फॉर एग्जांपल
बेलारूस। इन दोनों स्टेट्स में एक एग्रीमेंट हो जाता है। इस एग्रीमेंट को हम क्या कहते हैं? ट्रीटी कहते हैं। टैक्स ट्रीटी का मतलब क्या है कि आपने एग्रीमेंट किया कि अगर कोई बंदा बेलारूस से पैसे कमा के पाकिस्तान आएगा तो हम उसके ऊपर टैक्स नहीं लेंगे। इस तरह का आप एग्रीमेंट करते हैं कि दो रियासतों ने आपस में एग्रीमेंट कर लिया कि अगर कोई बंदा हमारे कंट्री से तुम्हारे कंट्री में पैसा कमा के आएगा, हम उसके ऊपर टैक्स नहीं लेंगे, वो हमारा टैक्स एग्जेम्प्ट होगा। अगर ये कोई इस तरह का एग्रीमेंट हुआ है तो बेशक आप पाकिस्तान के रेजिडेंट हैं। लेकिन अगर आपने उस स्पेसिफिक कंट्री से पैसे कमाए जिसका एग्रीमेंट साइन हो चुका है तो वो क्या होगा? एग्जेम्प्ट होगा। उसके ऊपर हम कोई किसी किस्म का टैक्स जो है वो चार्ज नहीं कर रहे होंगे। इज दैट क्लियर? उसके बाद चलते हैं आगे। उसके बाद बात करते हैं नंबर 2 पे, शॉर्ट टर्म रेजिडेंट की। इसकी बात करते हैं शॉर्ट टर्म रेजिडेंट की। ये जो है ना रूल, ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है? इंडिविजुअल के लिए। ये किसके लिए है? ये रूल सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल के लिए। दिस इज नॉट फॉर एओपी, दिस इज नॉट फॉर कंपनी, दिस इज नॉट फॉर द गवर्नमेंट। ये वाला टैक्स ट्रीटी तो सबके लिए था, बट ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है? ये सिर्फ और सिर्फ जो हमारा इंडिविजुअल है उसके लिए। आज शॉर्ट टर्म रेजिडेंट इंडिविजुअल किसे कहते हैं वो देखें कि कोई भी ऐसा इंडिविजुअल जो पाकिस्तान आया है किस पर्पस के लिए? जॉब के लिए। किसके लिए आया है? सिर्फ और सिर्फ जॉब के लिए आया है। और इसका स्टे जो है वो मैक्सिमम 3 इयर्स रहेगा। पाकिस्तान में आया, पाकिस्तान में क्या कर रहा है? नौकरी कर रहा है। और पाकिस्तान में इसका स्टे जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा कितना रहेगा? 3 साल रहेगा। कितना रहेगा? 3 साल का स्टे जो है वो रहेगा। और जब तक वो पाकिस्तान में स्टे करेगा, रिमेंबर, वो कोई बिजनेस नहीं करेगा पाकिस्तान में, सिर्फ क्या करेगा? नौकरी। कोई बिजनेस नहीं करेगा। एंड सेकेंडली, ड्यूरिंग हिज स्टे he will not receive फॉरेन इनकम इन पाकिस्तान। जब तक पाकिस्तान में रहेगा पाकिस्तान में कोई फॉरेन इनकम भी वो रिसीव नहीं करेगा। अगर ये सारा क्राइटेरिया फुलफिल हो जाए, इस बंदे को हम क्या कहेंगे? इस बंदे को हम कहेंगे ये शॉर्ट टर्म रेजिडेंट है। अब आप खुद देखें, 3 साल तक पाकिस्तान में है, 180 दिन से ज़्यादा है, 183 दिन से ज़्यादा है तो टेक्निकली रेजिडेंट, लेकिन इसको हम क्या कहेंगे कि तुम शॉर्ट टर्म रेजिडेंट हो। क्योंकि ये शॉर्ट टर्म रेजिडेंट है, पाकिस्तान में आया भी नौकरी के घर से, इससे पाकिस्तान में कोई बिजनेस भी नहीं किया, पाकिस्तान में इसने कोई फॉरेन इनकम रिसीव भी नहीं की, तो इसकी फॉरेन इनकम क्या हो जाएगी? एग्जेम्प्ट हो जाएगी। क्या हो जाएगी? एग्जेम्प्ट हो जाएगी। लेकिन अगर ये किसी भी एक कंडीशन की वायलेशन कर दे, लाइक अगर वो पाकिस्तान में आया है, उसने पाकिस्तान में बिजनेस शुरू कर लिया, या उसको कोई इनकम जो है वो पाकिस्तान में रिसीव हो गई, पाकिस्तान में कोई बिजनेस शुरू कर दिया, या उसकी कोई इनकम जो है पाकिस्तान में रिसीव हो गई, तो रिमेंबर जो इनकम पाकिस्तान में रिसीव होगी वो टैक्सेबल है। वो क्या है? टैक्सेबल है। इसकी बेस्ट एग्जांपल है, आपने अक्सर देखा होगा पाकिस्तान में मैक्सिमम प्रोजेक्ट्स जो हैं वो चाइना कर रहे हैं। तो चाइनीज इंजीनियर जो हैं वो क्या कर रहे होते हैं? प्रोजेक्ट्स पे आके काम कर रहे होते हैं।
अब भाई उनका स्टे 3-3 साल का ही होता है, 2.5 साल के कॉन्ट्रैक्ट पे आए होते हैं। अब जाहिर सी बात है, पाकिस्तान में आए हैं, 2 साल के लिए हैं, 2.5 साल के लिए हैं, तो ये रेजिडेंट है, लेकिन ये शॉर्ट टर्म रेजिडेंट है। अब वो जितना अरसा स्टे करेंगे, जो पाकिस्तान में पैसे कमा रहे होंगे सैलरी में, उसके ऊपर तो टैक्स पे करेंगे। लेकिन जो बाहर चाइना से आए हैं, चाइना में भी इनकी इनकम हो सकती है, फॉर एग्जांपल उनको वहाँ रेंट मिल सकता है, कैपिटल गेन बिजनेस वगैरह, वो एग्जाम्प्ट होगा। लेकिन अगर चाइनीज इंजीनियर पाकिस्तान में है 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, मैक्सिमम 3 साल के लिए यहाँ पे जॉब कर रहा है, और कुछ रकम चाइना से उसको पाकिस्तान में किसी बैंक में रिसीव हो गई है, तो रिमेंबर वो रकम जो है वो क्या हो जाएगी, टैक्सेबल हो जाएगी। जैसे आपने अक्सर देखा होगा, जो हमारी पीसीबी है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, जो फॉरेन कोचेज अपॉइंट करती है, भाई वो फॉरेन कोचेज भी नौकरी के लिए आते हैं, 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट, 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट, पाकिस्तान में रहते हैं, तो वो उनकी क्या कहलाते हैं, शॉर्ट टर्म रेजिडेंट कहलाते हैं। जब तक पाकिस्तान में रहेंगे, उनकी फॉरेन इनकम जो है वो एक्सेप्ट जो है वो एग्जाम्प्ट हो जाएगी, सब्जेक्ट टू दीज कंडीशंस। इज दैट क्लियर? जिस कंट्री की इनकम है उस कंट्री में रखने, पाकिस्तान में लेकर नहीं आना। जल्दी से नोट करें, फिर मैं आगे चलूँ। जल्दी नोट करें, फिर आगे चलें। आगे चलें। अब हम डिस्कस करते हैं, मैं आपको बहुत ही रियलिस्टिक भी एक सीन जो है, सिनेरियो वो दिखाता हूँ, उसको देखते हैं।
नंबर 3 पे है रिटर्निंग एक्सपेट्रिएट। रिमेंबर, ये भी किसके लिए है? सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल्स के लिए। इसके लिए इंडिविजुअल के लिए। एक्सपैट्रिएट किसे कहते हैं, कौन बताएगा आप में से? किसको पता है एक्सपैट्रिएट्स क्या होते हैं? हाँ भाई, किसी को पता है एक्सपैट्रिएट किसे कहते हैं? जो किसी कंट्री से आता है उसे एक्सपैट्रिएट कहते हैं। सोचें सोचें सोचें, बताएं। आप लोग माइक क्यों नहीं ऑन करके बोलते? शर्माते हैं? जो मुल्क छोड़ के चला गया वो एक्सपैट्रिएट है। एक्सपैट्रिएट्स क्या होते हैं, एनीवन? इतने बच्चे बैठे हुए हैं, नशइयो बताओ एक्सपैट्रिएट्स क्या होते हैं? एक्सपैट्रिएट्स क्या होते हैं? एक्सपैट्रिएट्स मतलब फ़िक्र मुआश में आप अपना घर बार छोड़ के पाकिस्तान से बाहर चले गए हैं। अब आप कहते हैं कि जी मेरा गुज़र बसर तो पाकिस्तान में नहीं हो रहा, अब मैं बाहर जाऊंगा, बाहर जाके पैसे कमाऊंगा, पैसे कमा के घर बेचूंगा, और अम्मी अब्बू को पैसे भेजूंगा। वो घर बना देंगे, शादी करवा देंगे, छोटा भाई पढ़ लेगा, बहन के खर्चे पूरे हो जाएंगे। तो वो बंदा जो पाकिस्तान छोड़कर चला गया है, उसको हम क्या कहते हैं? एक्सपैट्रिएट कहते हैं। जिसकी याद में उसके पीछे घर वाले गाने सुन रहे होते हैं, चिट्ठी ना कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहाँ वो चले गए। तो वो भाई साहब जिसके पीछे घर वाले सैड किए होते हैं, वो उधर पार्टियां कर रहा होता है। वो भाई साहब फुल टाइम फिल्म होते हैं। भाई साहब वहां पे अयाशी कर रहे होते हैं, स्कॉटलैंड में फुल टाइम अयाश आदमी बने होते हैं। और घर वाले यहाँ पे ना वो गाने सुन रहे होते हैं अबरारुल हक के, परदेसी होवे। वाह भाई वाह, से अच्छा सॉन्ग है, लिटरली अच्छा सॉन्ग है। सुनिएगा, मजा आएगा। या वो जो है अदनान का परदेस कटेंदा। आजकल जेंजी के लिए तो परदेस कटेंदा है ना। तो वो परदेस कटेंदा जो है वो सुन रहे होते हैं। ढोले के उधर फुल टाइम मौजें होती है, पीछे यहाँ पे टेंशन लगी होती है, यहाँ की टेंशन भी नहीं होती। यहाँ वाले भी फुल याशी में होते हैं। जब ढोला उनका आता है ना वापस, तो उसको ताने मारता है, तो वापस लेने क्या आया है? जा बार पैसे भेज, ये कर वो कर। और ढोले को ही पता होता है भाई सारी इज्जत जो है वो पैसे से है। इस दुनिया की ना सबसे बड़ी जो एक सच्चाई है या हकीकत है, मर्द की वैल्यू जो है ना वो उसकी कमाई से होती है। ये एक इस दुनिया का सबसे बड़ा असूल है, सबसे बड़ी हकीकत है। आप अनपढ़ हैं, आप मैले हैं, आप गलीज हैं, लेकिन अगर आपके पास पैसा ज़्यादा आ गया ना, आप इस सोसाइटी के सबसे ज़्यादा रिस्पेक्टेबल हो जाएंगे। एवरी वन गोइंग टू बी फॉरगेट कि आप नशई हैं, आप पान खाते हैं, आप सिगरेट पीते हैं, आप मैले हैं। सारा कुछ भूल जाएंगे। अगर आपके पास लैंड क्रूजर है ना, आप लैंड क्रूजर से उठ निकल रहे हैं और आपके दांत पीले हैं, तो आपसे बेशक जितनी मर्जी स्मेल आ रही हो, आपको तो लोग क्या कहेंगे? ये भाई साहब की स्मेल नहीं है, ये इनके जिस्म से जो है इतर की खुशबू आ रही होती है। वो कहेंगे वी विश कि हम भी इसके साथ क्या कर सके, स्मेल कर सके, बिकॉज दे डोंट वैल्यू यू। ये किसको वैल्यू करेंगे? पैसे को जो है वो वैल्यू कर रहे होंगे। तो मर्द की वैल्यूएशन जो है वो उसके पैसे से है। जिसके पास जितना पैसा होगा वो उतना रिस्पेक्टेबल होगा, जिसके पास जितना कम पैसा होगा वो उतना रिस्पेक्टेबल होगा। दैट इज द ब्रूटल ट्रूथ। आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, आप क्वालिफाइड हैं, आप एसीए हैं, आप एफसीए हैं, अगर आपके पास थोड़े पैसे हैं, या फॉर एग्जांपल आप बहुत ही असूलों वाली ज़िंदगी जो है वो गुजार रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि नहीं मैं हराम नहीं खाऊंगा, मैं थोड़े पे गुजारा कर लूंगा। आपने बड़ी मेहनत से एक कल्टस ले ली है, आप एक कल्टस में सफ़र कर रहे हैं, आपने 5 मरले का घर बना लिया है,
आप बेशक चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, योर रिलेटिव्स, योर फैमिली, योर इन लॉज, दे आर नॉट गोइंग टू वैल्यू एज दैट एज यू डिजर्व। लेकिन अगर आपके साथ कोई और बंदा है जिसके पास V8 है और वो क्लास 2 से भागा हुआ है, उसके पास कोई लॉजिक्स कुछ नहीं है, बदमाशी करता है, उसकी रिस्पेक्ट, उसकी वैल्यू आपसे 10 गुना ज़्यादा होगी। तो ये रियलिटी है, ये चीज़ आपने याद रखनी है। तो इसी चीज़ के लिए फिर क्या करना पड़ता है, मर्दों को बाहर जाना पड़ता है। मर्द जो है ना, ये ढीठ मट्टी है, ये इस दुनिया में पैदा ही मार खाने के लिए हुए। मर्द से हमेशा एक्सपेक्टेशंस होती हैं और हमेशा इसको क्रिटिसाइज भी किया जाता है। तो हम जो लड़के होते हैं, हम जब पैदा होते हैं, पैदा होते साथ ही हमारे साथ एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो शुरू हो जाती हैं, जो फिर मरते दम तक क्या होती हैं, आपके साथ कैरी होती हैं। बच्चा है, बड़ा होगा, माँ बाप का सहारा बनेगा, सपोर्ट बनेगा, पैसा कमाएगा, भाई को पढ़ाएगा, बैंक शादी करेगा, सब कुछ कर कर आके फिर जी अपनी शादी होगा, बच्चे पालेगा, बीवी पालेगा, और एंड पे जब डेथ बेड पे होगा, आपको सुनने के लिए मिलेगा तूने आज तक हमारे लिए किया ही क्या है। वो कहता है अबे पैदा हुआ था मैंने वह वह बाद में किया, अब्बा ने पैदा किया था, मेरा बेटा बड़ा होगा सीए बनेगा, तो मैं तो जिंदगी में कुछ कर नहीं सका। तो मैन इज बोर्न फॉर दीज रियलिटीज। यार मैं कितनी आला बातें करता हूँ, इसका क्लिप वायरल करेंगे निकाल के अगर हमें जिंदगी में टाइम मिल गया। आई गेस मैं भी बड़ा अच्छा मोटिवेशनल स्पीकर बन जाता हूँ, कासिम अली शाह के बाद या संदीप माहेश्वरी के बाद। पैसे तो आएंगे, बिकॉज पैसे आएंगे तो वैल्यू होगी आपकी। तो इसी पैसे के लिए लोग क्या करते हैं, पाकिस्तान से बाहर चले जाते हैं। 5 साल तक जो है वो पाकिस्तान से बाहर रहेंगे, 10 साल तक जो है वो पाकिस्तान से बाहर रहेंगे, और पैसे कमाएंगे और घर भेजेंगे, और कभी कभी घर में चक्कर लगा रहे होंगे। अब आपको पता है, क्या ये लोग पूरी ज़िंदगी बाहर बैठते हैं? नहीं बैठते। ये 10 साल 15 साल जब काम कर लेंगे ना, 10 15 साल के बाद ना फिर ये टिपिकल एक कमेंट डायलॉग बोलते हैं कि हमें वतन की मिट्टी की याद आ रही है। बकवास करते हैं, साफ और सीधी बात है, सबसे बड़ा झूठ बोलते हैं कि जी हमें वतन की मिट्टी जो है वो पुकार रही है। मैंने रात को ख्वाब देखी थी, ख्वाब में अब्बू आए थे, अब्बू ने कहा कि जी मेरी ख्वाहिश है कि मेरी कब्र के साथ तेरी कब्र हो। तो भाई जब तेरा बाप जिंदा था तब क्यों बाप के पास क्यों नहीं बैठा था? अब तूने बाप की कब्र के साथ कब्र बना के तूने क्या बीच में वो लूडो खेलनी है बाप के साथ बैठ के? साफ सुथरा क्या होता है, 20 25 साल जो है वो बाहर रहते हैं, अब बुढ़े हो जाते हैं। जब बुढ़े हो जाते हैं ना, तब इनको लगता है पता क्या, खैर बाहर तो इलाज ही बड़ा महंगा है। पाकिस्तान ना गोल्ड माइन है, आपस की बात है। आप बाहर बैठे हैं, यूके बैठे हुए हैं, आप यूके बैठे हुए हैं, यूएई बैठे हुए हैं, सऊदीया बैठे हुए हैं, किसी भी कंट्री बैठे हैं, आप 50 क्रॉस करेंगे, आप तो लाइबिलिटी हैं, आपको तो इलाज ही बड़ा महंगा है। वहां शुगर बीपी हो जाए तो दवाइयां अफोर्ड कर करके मर जाएंगे आप, खत्म नहीं होंगे। फिर एक और टेंशन होती है इनको, इनको पता है यार अगर हम यहाँ पे मर गए, सारा खानदान तो पीछे बैठा हुआ है, जनाजा नहीं हो पाएगा, जनाजा ना हुआ, जनाजा हो भी गया, अगर हमारी 5 सफ़े या 7 सफ़े ना हुई तो बख्शा नहीं जाऊंगा मैं। अगर चले दफना भी दिया बाहर तो मेरा चलीसवा नहीं होगा, चलीसवा नहीं होगा तो मेरी तो यहाँ पे जन्नत नहीं मिलनी। हालांकि इसने पूरी 25 30 साल वहां पे याशी की होती है, लेकिन मरना वहां पे जो है ना वो क्या है, अब इनके लिए प्रॉब्लम होता है। तो रियल प्रॉब्लम, द मेजोरिटी इशू क्या है कि भाई आप जब 20 25 साल कंट्रीज में बैठ जाते हैं, जब आपका वक्त खत्म होने वाला होता है तो वहां पे मरना ही बड़ा महंगा होता है। कब्र बड़ी महंगी है, कब्र के साथ वहां पे रिलेटिव्स नहीं मिलते। यहाँ पे तो भाई आप फोत होंगे, घर वाले मदरसे में कॉल करेंगे, बच्चे आएंगे, बच्चे सिपारे पढ़ेंगे, आप बख्शे जाएंगे और आपको मिल जाएगी जन्नत। ये एज पर योर मेंटेलिटी। फिर ये लोग क्या करते हैं, फिर लोग कहते हैं यार अब ठीक है कि जा अभी मोहम्मद बुटा बड़ी बात होगी, 20 25 साल गोरों की बड़ी खिदमत कर ली है, अब हम वापस अपने गांव जाएंगे, अपने आखिरी अयाम जो है वो वहां पे बिताएंगे। फिर क्या करते हैं, ये सब कुछ छोड़ छाड़ के ना पाकिस्तान वापस आ जाते हैं। तो ये जो भाई साहब सब कुछ छोड़ छाड़ के पाकिस्तान आ रहे हैं, इनको हम क्या कहते हैं, रिटर्निंग एक्सपैट्रिएट कहते हैं। क्या कहते हैं? रिटर्निंग एक्सपैट्रिएट कहते हैं। और फिर पाकिस्तान आकर ना बड़े मुअज़्ज़ज़ हो जाते हैं। मतलब वो बंदा जब पाकिस्तान था, तो अगर ये घर में कोई मशवरा देता था, घर वाले इसे रूम से बाहर निकाल देते थे। अगर ये रोटी के साथ दूसरी दफा सालन मांगता था, इसको घर वाले घर से बाहर निकाल देते थे।
इस बंदे को अफ्तारी में कोई बंदा दूसरी खजूर नहीं देता था, लेकिन चूंकि अब भाई साहब जो हैं भुट्टा साहब 20 साल बाहर रह के पाकिस्तान आए, अब बड़े मुअज्जज हैं, बड़े मुदब क्या हैं, बड़े मुदब्बर बन गए हुए हैं। अब पूरा गांव आएगा, पूरे खानदान वाले इनके पास आएंगे जी, हम इनसे मशवरा लेंगे। जो भुट्टा साहब कहेंगे हमने वो बात मान लिया, हालांकि कोई इनको नहीं पता कि बूटा यूके में बैठ के लोगों के कुत्ते ने ला रहा था, कोई टेंशन नहीं है। वहां पे पिज्जा बॉय था, कोई टेंशन नहीं है। यहाँ पे क्या है, क्योंकि वो यूके से आए हुए हैं, तो यहाँ पे बड़े मुअज्जिज हो गए हैं। अब वो बूटा साहब चूंकि थोड़े बहुत पाउंड लेके आएंगे, जो गांव की मस्जिद होगी उसके नए कारपेट्स जो हैं वो बिछा देंगे, एक आधे गरीब की बच्ची का जहेज जो है वो इकट्ठा कर देंगे, एक आधे स्कूल में बल्ब लगा देंगे। अब बूटा साहब ने 2-3 काम कर दिए हैं, अब ये हो गए हैं गांव के सबसे मुअज्जज तरीन आदमी। अब इनका जो प्रॉपर ख्वाब था वो तैयार है कि मरने के बाद कब्र भी मिलेगी, बड़ा जनाजा भी होगा, चालीसवां भी होगा, साता भी होगा। नाउ ही इज अ हैप्पी मैन। तो ये सारे होते हैं रिटर्निंग एक्सपेट्रिएट। ये जो कहते हैं ना हमें वतन की मोहब्बत खींच के लाई है, भाई सारा कुछ फजूल होता है, ये सबसे बड़े ना बकवास है। इतनी वतन की मोहब्बत होती तो जितना काम तुमने बाहर बैठे किया उतना काम पाकिस्तान में करते बैठ के। तो इस बंदे को हम क्या कहते हैं, रिटर्निंग एक्सपेट्रिएट कहते हैं। समझ आई कि एक्सपेट्रिएट्स क्या होते हैं और रिटर्निंग एक्सपेट्रिएट क्या होते हैं। इतना रियलिस्टिक आपको मैंने एनालिसिस बताया है कि क्या बात है यार। मैं कभी कभी अपने आप का फैन बन जाता हूँ कि मैं इतना रियलिस्टिक बातें कैसे कर लेता हूँ। अब मुझे बताएं, एक बंदा जो 20 साल के बाद पाकिस्तान आया है, क्या वो खाली हाथ आएगा वापस? एक बंदा जो 10-20 साल के बाद सब कुछ छोड़ छाड़ के आ रहा है पाकिस्तान, क्या ये बंदा खाली हाथ पाकिस्तान आएगा? भाई जाहिर सी बात है, खाली हाथ तो नहीं आएगा, अपने साथ कुछ ना कुछ लेके आएगा, कोई फॉरेन इनकम लेके आएगा। भाई इसको कहते हैं रिटर्निंग एक्सपेट्रिएट। जब चूंकि ये पाकिस्तान परमानेंटली आ गया है, तो इसकी हमने इसको बेनिफिट देते हैं, और ये बेनिफिट क्या है इसके, हमने फॉरेन इनकम जो है वो एग्जेम्प्ट करवानी है। अब कब सोचिएगा कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। जिस रिटर्निंग एक्सपेट्रिएट के लिए पहली चीज जो शर्त है, क्या, नंबर 1, कि ये कौन होना चाहिए, ये इंडिविजुअल होना चाहिए। नंबर 2, इट मस्ट बी नॉन रेजिडेंट फॉर प्रोसीडिंग 4 ईयर्स। ये पिछले 4 साल ये पाकिस्तान का क्या होना चाहिए, नॉन रेजिडेंट जो है वो होना चाहिए। नंबर 3 जो है हमारे लिए, कि अब जिस साल पाकिस्तान का रेजिडेंट हो गया वो वाला, एंड इन नेक्स्ट ईयर, अगले साल, अगर इन 2 साल इससे कोई फॉरेन इनकम रिसीव हुई, तो वो फॉरेन इनकम क्या हो जाएगी हमारी, एग्जेम्प्ट कंसिडर हो रही होगी। क्या होगी, उसकी फॉरेन इनकम वो एग्जेम्प्ट कंसिडर हो रही होगी। इज दैट क्लियर? भाई जिस साल वो पाकिस्तान का आके रेजिडेंट हो गया वो वाला साल, और उससे नेक्स्ट ईयर अगर इन 2 सालों में कोई फॉरेन इनकम मिलेगी, वो क्या हो जाएगी, वो एग्जेम्प्ट कंसिडर होगी। और आखिरी है हमारे पास फॉरेन सोर्स सैलरी। रिमेंबर, याद रखना है, सैलरी किसको मिलती है, इंडिविजुअल को। अगर आपको बाहर से सैलरी कोई मिली है, इस पे आपने टैक्स पे कर दिया है, तो वो क्या होती है आपकी, एग्जेम्प्ट होती है।
वो क्या होती है, एग्जाम्प्ट होती हैं। अगर आप पाकिस्तान में हैं, पाकिस्तान में फ़ौरन सोर्स सैलरी ले रहे हैं और आप पाकिस्तान छोड़ के चले जाते हैं, ईयर एंड पे मौजूद नहीं है, तब भी आपकी फ़ौरन सोर्स सैलरी क्या हो जाएगी, एग्जाम्प्ट हो जाएगी। सर ये चार चीज़ें हैं जो हमने यहाँ पर डिस्कस कर ली हैं। इसके साथ हमारा ये चैप्टर जो है वो ख़त्म होता है। मेरे ख्याल से अब आप कोई चैप्टर जो है इसमें कोई किसी किस्म की प्रॉब्लम, कोई किसी किस्म का इशू नहीं होना चाहिए। मंडे को इसका टेस्ट जो है वो आप देंगे। ठीक है जी, मिलते हैं इंशाल्लाह मंडे को। कल क्लास नहीं है आपकी। अल्लाह हाफिज़।